अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस्तकबाल है आपका आपके अपने चैनल प्राइड ऑफ एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम 7वीं जमात रियाजी के ब्रिज कोर्स का जो पोस्ट टेस्ट है उसका पेपर का सलूशन करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें चैनल पर तो आपको उसकी नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। तो आइए पेपर का सलूशन करना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, खाली जगह मुकम्मल कीजिए। सबसे पहले सवाल में आपको क्या करना है, कुछ खाली जगह दी हुई है, आपको उसे फिल करके बताना है। सबसे पहला उसमें सवाल है कि 7,07,007 को हम किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए, आपने ब्रिज कोर्स में पढ़े हैं कि 7,07,007 को किस तरह लिखा जाता है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। लाख के मुकाम पर हम लिखेंगे 7, क्योंकि हमें 7 लाख दिया हुआ है। उसके बाद में 707, यानी कि 100 की जगह पर भी 7 आएगा और इकाई के मुकाम पर भी 7 आएगा। उसके अलावा दहाई के मुकाम पर हमको कोई वैल्यू नहीं दी गई है, और हज़ार और 10,000 के मुकाम पर भी कोई कीमत नहीं दी गई है, इसलिए हम उसकी जगह पर क्या लिख देंगे, सिफर लिख देंगे। इस तरीके से आप 7,07,007 को नंबर्स में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका हो गया, खाली जगह पूरी हो गई। उसके बाद में है, मसावी कीमत वाली कसरों को डैश कसरे कहते हैं। तो ये आपने पढ़े हैं कि मसावी कीमत वाली कसरों को हम क्या कहते हैं, हम कीमत कसरे कहते हैं। इसके बाद में जो सवाल है, मसावी नसबनुमा वाली कसरों में जिस कसर का शुमार कुनिंदा बड़ा होता है वो कसर डैश होती है। देखिए, ये भी आपने पढ़े होंगे कि मसावी नसब वाली जो कसरे होते हैं इसको हम नसब कसरे कहते हैं, जैसे कि 1/4, 2/4, 3/4 और 5/4। अगर हम ये कसरे लिखेंगे तो इन सब के नसब नुमा मसावी है ना, पूरे एक जैसे नसब नुमा है। तो ऐसी कसरों को हम क्या कहते हैं, हम नसब कसरे कहते हैं। इनको हम उर्दू में हम नसब कसरे कहते हैं। तो ऐसी कसरों में हमें पूछा गया है कि जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा होता है वो कसर क्या होती है, बड़ी होती है। ये हमें मालूम है कि हम नसब कसरों में क्या होता है, जिसका शुमार कुनिंदा छोटा होता है वो कसर छोटी होती है, और जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा होता है वो कसर बड़ी होती है। तो इसलिए इस खाली जगह का जवाब क्या है, बड़ी होती है। दायरे का खुतर, ये निस्फ खुतर का डैश होता है, यानी कि देखिए आपने दायरा देखे होंगे, दायरे में होता है ये मरकज़ होता है, मरकज़ से किसी एक नुक्ते को मिलाने वाला जो ख़त होता है उसको हम इसका निस्फ खुतर कहते हैं। आर से हम उसको बताते हैं। और हमें क्या पूछा है अभी, खुतर। खुतर क्या होता है, दायरे पर वाक़ ऐसा एक ख़त होता है जो दायरे पर वाक़ दो नुक़ात को मिलाता है, लेकिन वो उसके मरकज़ से गुजरता हो। मरकज़ से गुजरने वाली लाइन जो कि दायरे के दो नुक़तों को मिलाती हो, इसको हम क्या कहते हैं, खुतर। और इसको हम बताते हैं डी से। तो हमें क्या पूछा गया है कि डी जो होता है, डी खुतर, ये क्या होता है, निस्फ खुतर का कितना होता है, दुगना होता है। अभी आपने देखे कि ये देखिए निस्फ खुतर आधा है, तो अगर हम ये निस्फ खुतर को और आगे कंटिन्यू कर लेंगे तो ये खुतर बन जाएंगे ना, ये आधा और ये आधा, ये हो जाएगा पूरा एक। यानी कि ये आधा होता है किसका, निस्फ खुतर आधा होता है खुतर का, और खुतर क्या होता है, दुगना होता है निस्फ खुतर का, इसलिए इस खाली जगह का जवाब है दुगना। उसके बाद में है, वो अदद जो ना ही मुफर्रद और ना ही मुरक्कब होता है, उस अदद को हम क्या कहते हैं, या वो अदद कौन सा है, एक है। एक वो ऐसा अदद है जो ना ही मुफर्रद है और ना ही मुरक्कब है। अब ब्रिज कोर्स में आप मुफर्रद और मुरक्कब अदद के बारे में पढ़ चुके हैं। मुफर्रद अदद क्या होते हैं, ऐसे अदद जिनके सिर्फ और सिर्फ दो आद होते हैं, एक तो एक होता है और दूसरा वो आदत खुद होता है। ऐसे आदत को हम मुफर्रद आदत कहते हैं। इसके अपोजिट होते हैं मुरक्कब आदत। मुरक्कब आदत ऐसे आदत होते हैं जिसके दो से ज़ायद आद होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मुरक्कब आदत कहते हैं। और एक जो होता है वो क्या होता है, ना ही मुफर्रद होता है और ना ही मुरक्कब होता है। दूसरा सवाल है, झैल के सवालात हल कीजिए। उसमें सबसे पहला है, देखिए आपको जमा करने का अमल दिया हुआ है कि आपको इन तमाम नंबर्स की जमा करनी है। तो देखिए हम इसको लिख के रखे हुए हैं, इसकी जमा करते हैं हम। ये होंगे 7 और 5 12, 12 और 4 16 के 6, हासिल आया 1, 1 और 7 8, और ये 8 16, और ये 8 24 के 4, फिर हासिल आया 2, 8 और 2 10, और 1 11, और ये 7 कितने होंगे, 18 के 8, फिर हासिल आएगा 1, 1 और 4 5, और ये 2 7, और ये 3 10 का सिफर, हासिल आया 1, 1 और 3 4, और ये 6 10 का फिर सिफर, हासिल आया 1, 1 और 2 3। यानी कि जब हम इन तीन नंबरात की जमा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3,08,86 मिलेगा इसका जवाब। इसके बाद दूसरा सवाल है हमको दिया हुआ, इसमें हमको क्या करना है, तफरीक का अमल करना है, और हमें 4,29,003 में से 3,83,587 को तफरीक करके बताना है। तो ये नंबर्स हम लिख चुके हैं, अब बस हमें तफरीक का अमल करना है। देखिए 3 में से 7 जाएंगे नहीं,
हम बाजू से एक लेते, बाजू में भी सिफर है, उसके बाजू से एक लेंगे वो भी सिफर है, तो हम यहाँ से एक लेंगे, ये बन जाएगा हमारा 8, ये बनेगा 10, फिर ये 10 हो जाएगा 9, इसको एक देंगे, फिर ये 10 हो जाएगा 9, इसको एक देंगे, तो ये होंगे 13। 13 में से जब हम 7 को तफरीक करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा, क्योंकि 7 और 6 की जमा 13 होती है। उसके बाद 9 में से 8 को तफरीक करेंगे तो 1 बचेगा, ये वाले 9 में से 5 तफरीक करेंगे तो 4 बचेगा। 8 में से 3 तफरीक करने पर हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 2 में से 8 नहीं तफरीक कर सकते, फिर बाजू से एक लेंगे, ये बनेगा 12। 12 में से 8 तफरीक करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, 4। यहाँ पर बच रहा है 3, 3 में से 3 गया सिफर। तो इस सवाल का जवाब क्या है हमारे पास, 45,416 आया। ये इसका जवाब हो गया। उसके बाद जो तीसरा सवाल दिया हुआ है हमको, उसमें हमको करना है ज़रब का अमल। क्या करना है हमें, 578 को 647 से ज़रब करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इकाई के हिस्से की इन तीनों से ज़रब कर लेंगे, ये इकाई के हिस्से की, उसके बाद ये दहाई के हिस्से की इन तीनों से ज़रब करेंगे, उसके बाद ये जो सैकड़े का हिस्सा है उसकी इन तीनों से ज़रब करेंगे, तो हमारा जवाब आ जाएगा। सबसे पहले 7 की हम ज़रब करेंगे इन तीनों से, 7 8 56 का हम 6 लिखेंगे नीचे, हासिल आएंगे हमारे पास में 5, फिर 7 7 49 और उसमें ये 5 मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेंगे, 54 मिलेंगे। 49 में 5 मिलाए तो मिलेंगे हमको 54 के 4 हम यहाँ पर लिखेंगे, और फिर हासिल का हमारे पास में आ जाएगा 5। इसके बाद में 7 पंजे होता है 35, और ये 5 हम इसमें मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 40। इसके बाद हम यहाँ पर जमा की अलामत या सिफर आप डालना चाहे तो सिफर डाल सकते हैं, क्योंकि हमने इकाई के हिस्से से पूरे आदात को ज़रब कर चुके हैं। अब दहाई के हिस्से की बारी है। 4 8 32 के 2, हासिल आएगा 3, 4 7 28 और ये 3, 31 का 1, फिर हासिल आएगा 3, 4 पंजे 20 और ये 3 23 होगा। उसके बाद फिर हम एक और 2 जगह पर सिफर लगा देंगे, इकाई के मुकाम पर भी सिफर, दहाई के मुकाम पर भी सिफर, क्योंकि ये 2 नंबर से हम ज़रब कर चुके हैं। अब करेंगे हम 6 से इन तमाम नंबर्स को ज़रब। 6 8 48 का लिखेंगे हम 8, हासिल आएगा 4, 6 7 42 और ये 4 होंगे 46 का 6, फिर हासिल आएगा 4, 6 पंजे 30 और ये 4 हो जाएंगे 34। इस तरीके से हमारी फिर हम इन तमाम नंबर की जमा कर लेंगे। यहाँ पर मिलेंगे 6, ये 4 और 2 ये भी 6, 1 और 8 9, और ये 6 और 4 10 और 3 13 के 3, फिर हासिल आएगा 1, 1 और 2 3 और ये 4 हो जाएगा 7 और ये 3। इसका जवाब हमको क्या मिलेगा, जब 578 को हम 647 से ज़रब कर रहे हैं तो हमको जवाब क्या मिल रहा है, 3,73,966। ये इसका जवाब हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमको तकसीम का अमल करना है। इसमें हमको तकसीम करनी है, तो क्या करना है हमें, 78,154 को 12 से तकसीम करके बताना है। यहाँ पर करेंगे हम 78,154 को हम तकसीम करेंगे 12 से। 12 का पहाड़ा पड़ेंगे 78 आने तक या उससे छोटा आदद आने तक। 12 पंजे 60, 12 छक्के होता है हमारे पास में 72। 78 में से हम 72 को तफरीक करेंगे तो हमको बचेगा 6, फिर ये एक हम यहाँ नीचे लेंगे, ये बनेगा 61। 12 पंजे 60, 61 में से 60 जब हम तफरीक कर लेंगे तो हमको क्या बचेगा, 1 बचेगा, फिर ये 5 आएगा यहाँ पर नीचे, ये बनेगा 15। 12 एका 12, 15 में से 12 तफरीक करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 3, फिर ये आ जाएगा यहाँ पर 4 नीचे। 12 दूनी 24, 34 में से जब हम 24 को तफरीक करेंगे तो हमको बचेगा यहाँ पर 10। यहाँ पर लिखती मैं, हमको बचेगा 10। तो यहाँ पर मिला हमको 10 आखिर में बाकी। अब 10 क्योंकि 12 से छोटा है तो ये 12 से और तकसीम नहीं होगा। तो इस सवाल का जवाब क्या है, देखिए खारिज किस्मत मिला हमको 6,512, ये मिला है खारिज किस्मत। और ये जो मिला है हमको, ये मिला है बाकी। तो ये सवाल का जवाब भी हो गया मुकम्मल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक अवामी जलसे के लिए 78,910 रुपये जमा हुए, इसमें से 72,848 रुपये खर्च हो गए, तो बताइए कितनी रकम बाकी रही। इसमें क्या है, बस सिंपली हमको सब्सट्रैक्शन करना है, यानी कि तफरीक का अमल करना है कि एक अवामी जलसे के लिए क्या हुआ था, 78,910 रुपये जमा करे थे जलसे के लिए लोगों ने, तो उसमें से कितनी रकम खर्च कर दिए, 72,848 रुपये खर्च कर दिए। यानी कि इसमें से हम इसको तफरीक करेंगे तो मालूम पड़ जाएंगे ना हमको कि कितनी रकम बाकी रही। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तफरीक का अमल करेंगे। जो पैसे जमा हुए थे 78,910, उसमें से हम तफरीक करेंगे 72,848 रुपये, तो हमको बाकी बची हुई रकम मिल जाएंगी। अब देखिए इस पर में से 8 नहीं जाता, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1 ले लेंगे, ये 10 बन जाएगा और ये हो जाएगा सिफर। 10 में से 8 गए 2, फिर सिफर में से 4 नहीं जाएगा तो फिर बाजू से 1 लेंगे, 10 में से 4 गए तो 6, और यहाँ पर बचा 8, तो 8 में से 8 चले जाएगा तो सिफर बचेगा, 8 में से 2 जाएगा तो
6 बचेगा और 7 में से 7 जाएगा तो 0। यानी कि जब 78,910 रुपये जमा हुए और उसमें से 72,848 रुपये खर्च हो गए तो कितनी रकम बाकी रही? 6,062 रुपये। ये इस सवाल का जवाब है। उसके बाद है सवाल नंबर 3। झैल के सवालात हल कीजिए। आपको हर सवाल के लिए 1 नंबर है। देखिए पहला जो सवाल है इसमें क्या करना है हमको, हम नसब कसरे दी हुई है और हमको बस इसकी जमा करनी है। तो आपको मालूम होगा कि हम नसब कसरों की जमा में हम कैसे करते हैं। ये जो कसरे हैं इनका नसब नुमा हम एक ही बार लिख लेते हैं। यहाँ पर 2/7 जमा 1/7 और 3/7 दिया हुआ है ना हमको, तो हम नीचे बटे में 7 एक बार लिख लेंगे और ऊपर के जो आदाद है नंबरात उनकी जमा कर लेंगे तो हमको हमारा जवाब मिल जाएगा। तो ऊपर लिखेंगे हम 2 जमा 1 जमा 3, ऐसा करेंगे हम। तो फिर हमारे को क्या मिलेगा? 2 और 1 3 और ये 3 6। ये आया 6/7 हमारा इस सवाल का जवाब। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमको क्या करना है, 2 मुख्तलिफ नसब नुमा वाली कसरें दी हुई है और हमको इसकी तफरीक करने की है। तो इसका अमल कैसे करते हैं आपको मालूम है ना कि हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ नसब नुमा वाली कसरों को सबसे पहले हम नसब कसरे बनाते हैं और उसके बाद हम आराम से उनकी तफरीक का अमल कर सकते हैं। तो यहाँ पर है हमको नसब नुमा में 7, यहाँ पर है नसब नुमा में 8। तो हमको क्या करना है, दोनों का एक मुश्तरक जवाब ढूंढना है। जो ऐसा नंबर रहेगा जो कि सबसे छोटा नंबर जो 7 और 8 दोनों के पहाड़े में आता है। अब देखिए अगर हम 7 के जवाब लिखे तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56 होगा। उसके बाद 7 9 63, 7 10 70। और अगर 8 के जवाब लिखे तो हम 8 का पहाड़ा लिखेंगे। 8 के जवाब में 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 56, 8 8 64। तो देखिए हमको एक कॉमन नंबर क्या मिल रहा है इसके अंदर, दोनों के पहाड़े में आने वाला ये मिल रहा 56। तो हमको क्या करना है, इन दोनों के नसब नुमा को क्या करना है, 56 बनाना है। तो हम आसानी के साथ फिर इनकी तफरीक का अमल कर सकते हैं। तो सिंपली हमको 7 को जब 56 बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो कसर है हमारी 5/7 है, इसके नसब नुमा और शुमार कुनिंदा दोनों को 8 से ज़रब कर देंगे तो हमको नीचे नसब नुमा में 56 मिल जाएगा। तो हमको कसर क्या मिलेंगी, ये मिलेंगी 5 8 40 बटे 7 8 56। ये इसकी हम कीमत कसर मिल गई हमको। उसके बाद हमको 1/8 को भी, इसके भी नसब नुमा में हमको 56 होना। तो हम क्या करेंगे, 1/8 को ज़रब करेंगे 7 से तो हमको इसके नसब नुमा में क्या मिल जाएगा, 56। ये हो जाएगा 7 1 7 बटे 8 7 56। यानी कि हमारी दो कसरें अब हमको क्या मिली, 40/56 मनफी 7/56। तो हम आराम से 40 में से 7 को तफरीक कर सकते हैं। इसका जवाब हमारा क्या आएगा फिर, 33/56। इस सवाल का जवाब क्या है, तफरीक के अमल का 33/56 है। उसके बाद जो सवाल है, झैल की जदवल मुकम्मल कीजिए। देखिए हमको क्या दिया हुआ है, एक जदवल दी हुई है और उसमें हमको उसको कंप्लीट करके बताना है। क्या है, हमको एक जाविया दिया हुआ है, जाविये का नाम बताना है हमको। तो जाविये का नाम क्या है, हम कभी भी जो नुक्ता रहता रासी जो नुक्ता रहता जाविया जिस पर बनता तो उसको दरमियान में लेते हैं ना, इसलिए हम जाविये का नाम कैसे लिखेंगे, जाविये का सिंबल बनाएंगे हम इस तरीके से, जाविया PQR। तो ये हमने जाविये का नाम इस तरीके से लिखना है। और जाविये का रास क्या है, रासी नुक्ता जहाँ पर जाविया मिल रहा है दोनों भी उसके ज़िले आकर, वो है Q, नुक्ता Q है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे इस पर नुक्ता Q। और जाविये के साख यानी कि उसके जो साइड्स है ज़िले, उसको हम साख बोलते हैं। तो जो जाविये के ज़िले हैं वो कौन से हैं, जहाँ पर जो 2 ज़िले आकर जाविया बना रहे हैं वो 2 ज़िलों के नाम लिख देंगे हम। तो पहला जो साख है, साख PQ या ज़िला PQ आप लिखिए, यहाँ पर ऐसा लिखिए साख PQ। और इस तरीके से दूसरे का क्या लिखेंगे, साख QR। इस तरीके से आप नाम लिखेंगे तो ये सवाल का जवाब आपका मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद है 80 दर्जे पैमाइश का जाविया ABC बनाइए। इसके लिए आपको क्या करने का रहेगा, आपको पेंसिल और स्केल लेना है। उसके बाद में आप स्केल की मदद से क्या करेंगे, स्केल और पेंसिल की मदद से आप एक लाइन खींचेंगे। आप सबसे पहले एक लाइन खींच लेना, जितने भी सम की अगर आपको लेने हैं 5 सम या 6 सम, ऐसे आप एक लाइन खींच लेना। लाइन का नाम आपको ABC बनाना है तो मतलब कि जाविया आपका B पर रहेगा, तो इस नुक्ते का नाम B देंगे आप, इसका C देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो नुक्ता B रहेगा आपका, जो वो जाविये का रास रहेगा ना, तो यहाँ पर आप रखेंगे जो चांदा रहता है आपका, चांदे का जो बीच का जो सेंटर रहता है ना, वो आप यहाँ पर रखेंगे। इस तरीके से कुछ चांदा आपका ये लाइन पर आएगा। फिर आपको क्या करना है, 80 दर्जे पैमाइश का, तो आपको यहाँ से ये लाइन जहाँ आपने ये ड्रॉ की है ना, तो लाइन के साइड से आपको चांदी के ऊपर पैमाइशें गिनते जाना है।
10, 20, 30, 40 जो जाएंगी तो ये यहाँ पर 90 आती है, 90 से थोड़ी एक कम पे यहाँ पर आपको 80 मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, फिर उस लाइन को ऊपर तक खींच लेंगे जहाँ पर आपको 80 दर्जे की पैमाइश मिलने वाली है, ये ऐसे। और इसका नाम आप दे देंगे नुक्ता ए। तो ये ABC आपका जाविया बन जाएगा। और ये जो जाविया बनेगा वो कितने का बनेगा, 80 दर्जे पैमाइश का बनेगा। इस तरीके से आपका ये सवाल का जवाब मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद में है नेक्स्ट सवाल, शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और दायरे के अंदरून में वाक़ नुक़ात, दायरे के बाहर वाक़ नुक़ात और दायरे पर वाक़ नुक़ात के नाम लिखिए। देखिए हमको ये जो फिगर दी हुई है शक्ल, इसको हमको मुशाहिदा करना है और हमको बस ये जदवल पूरी करने की है कि दायरे के अंदर कौन से वाक़ है नुक़ात, दायरे के बाहर कौन से है और दायरे पर कौन से है। ये तीन किस्म के नुक़ात के नाम हमको बताने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंदरून वाले नुक़ात के नाम लिखेंगे। दायरे के अंदरून में कौन कौन से नुक़ात है, तो देखिए देख रहे हैं हम अगर, तो शक्ल में कौन है, दायरे के अंदर अंदरून में कौन कौन से वाक़े है, नुक़्ता ए है, नुक़्ता बी भी है, नुक़्ता सी और नुक़्ता डी। ये चारों भी दायरे के अंदर है ना, मौजूद है ना, उसके मुहित के अंदर है ना। तो इसलिए इस वाले कॉलम में आप क्या लिखेंगे, ये वाले कॉलम में नुक़्ता ए, नुक़्ता बी, नुक़्ता सी और नुक़्ता डी, क्योंकि यहाँ पर ऊपर हेडिंग यही दी हुई है, दायरे के अंदरून में वाक़ नुक़ात। इसके नाम आपको ऐसे लिखने हैं, नुक़्ता ए, नुक़्ता बी, नुक़्ता सी और नुक़्ता डी। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है, दायरे के बाहर वाक़ नुक़ात, यानी कि बाहर जो है उसके मुहित के बाहर, मुहित पर नहीं होना, मुहित के बाहर मौजूद होना, ऐसे नुक़ात के नाम आपको बताने हैं। तो देखिए मुहित के बाहर अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से हैं, देखिए नुक़्ता क्यों दिख रहा है आपको, ये बाहर टच कर रहा है कि वो दायरे की बाउंड्री या मुहित को, नहीं, ये भी बाहर है। नुक़्ता आर बाहर, नुक़्ता एस दायरे के बाहर वाक़ है और नुक़्ता टी भी दायरे के बाहर वाक़ है। तो ये चारों नुक़ात के नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, नुक़्ता क्यू, नुक़्ता आर, नुक़्ता एस और नुक़्ता टी। ये हो गए दायरे के बाहर वाक़ नुक़ात के नाम। उसके बाद जो थर्ड वन पॉइंट दिया हुआ है आपको तीसरा, दायरे पर वाक़ नुक़ात, यानी कि ऐसे नुक़ात के नाम लिखने हैं यहाँ पर जो दायरे के मुहित पर या उसकी बाउंड्री पर वाक़ है। तो ये कौन कौन से नुक़्ते हैं, देखिए नुक़्ता एम है मुहित के ऊपर, नुक़्ता एन भी मुहित के ऊपर है, नुक़्ता ओ भी मुहित के ऊपर है और नुक़्ता पी भी दायरे के मुहित के ऊपर है, उसकी बाउंड्री पर है। इसलिए ये तमाम नुक़ात के नाम यहाँ पर आएंगे, ये वाले कॉलम में, नुक़्ता एम, नुक़्ता एन, नुक़्ता ओ और नुक़्ता पी, ये दायरे पर वाक़ नुक़ात है। इस तरीके से आपका ये सवाल का जवाब मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद में है जो 1 से लेकर 30 के दरमियान के तमाम मुफर्रद आदाद लिखिए। ये सवाल में आपको क्या करना है, 1 से लेकर 30 तक के तमाम मुफर्रद आदाद लिखने हैं। 1 से 30 के दरमियान मतलब 1 को छोड़ देना है और 30 को भी छोड़ देना है। 2 से लेकर 29 में जितने नंबर्स आएंगे मुफर्रद आदाद, आपको वो वाले लिखने हैं, क्योंकि हमको दरमियान वाले बताए हुए हैं ना। दरमियान मतलब इन दोनों के बीच वाले लेने पड़ते हैं, ये दोनों को छोड़ देना पड़ता है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को हम छोड़ देते हैं, इसलिए हमें 1 से लेकर 30 के दरमियान हमको मुफर्रद आदाद लिखने हैं। तो कितने लिखेंगे हम, ये देखिए 1 से 30 के दरमियान जो मुफर्रद आदाद होते हैं कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। टोटल कितने हो रहे हैं, ये 10 है। टोटल 10 ऐसे मुफर्रद आदाद है जो 1 से 30 के दरमियान में मौजूद होते हैं। तो आप इस तरीके से लिख देंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 1 से 30 के दरमियान के मुफर्रद आदाद और ये पूरे नंबर्स आप कॉमा लगाकर लिख देंगे। इस तरीके से आपका ये सवाल का जवाब मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद में है सवाल, जमा कीजिए 13.25 मीटर और 8.25 मीटर। देखिए 13.25 मीटर किसको बोलेंगे हम, सबसे पहले वो देखेंगे 13.25 मीटर कैसा गिनते हैं हम। देखिए 12.75 जो होता है इसको हम 13.25 बोलते हैं ना। तो ये 13.25 हम लेंगे और उसके बाद में 8.25 यानी 8 के ऊपर जो सवा पाव जो रहता, तो पाव को अपन 0.25 लिखते हैं ना। इस तरीके से हम इसको लेंगे 8.25 और 13.25 को क्या लेंगे 12.75, क्योंकि 0.75 हम पौने के लिए यूज़ करते हैं, पौना, और 0.25 यूज़ करते हैं हम पाव के लिए। अब यहाँ पर हमको 8.25 बोला है, मतलब कि 8 के ऊपर पाव हिस्सा ज़्यादा है, और यहाँ 13.25 यानी कि 13 में पाव हिस्सा कम है, या 12 के ऊपर पौना हिस्सा ज़्यादा है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखे हैं। तो बस ये आप लिखेंगे 12.75 और उसके बाद 8.25 लिखेंगे। इनकी जमा कर देने का है, अपने को जमा ही करना है ना। तो यहाँ पर जमा करेंगे, 5 और 5 होगा 10 का सिफर, हासिल आया 1, 1 और 7 8 और ये 2 10 का फिर सिफर, हासिल आया 1, ये आशारिया जैसे कि वैसे लिख देंगे। 8 और 2 10 और 1 11 का 1, हासिल आया 1, 1 और 1 2, कितना होगा वो 13.25 मीटर और 8.25 मीटर कितने के बराबर होता है, 21 मीटर के बराबर होता है। ये इस तरीके से आपका इस सवाल का जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 17.5 मीटर में से 9.25 मीटर तफरीक कीजिए। अब देखिए साढ़े मतलब आधे के लिए यूज़ करते हैं हम, आधे के लिए, तो आधे को हम क्या लिखते हैं 0.5 सिफर लिखते हैं ना। तो 17.5 मतलब कि 17 के ऊपर 0.5 एक्स्ट्रा लेंगे हम, और 9.25 यानी कि 10 में पाव हिस्सा कम या 9 में पौना हिस्सा ज़्यादा, उसका मतलब ये होता है।
तो 9 में पौना हिस्से ज़्यादा में हम क्या करेंगे, 9 के ऊपर 0.75 एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरीके से हम ये दोनों लेंगे और इसमें से 17.5 मीटर में से 9.25 मीटर को तफरीक कर देंगे। तो हमको जवाब क्या मिलेगा, देखिए 0 में से 5 जाते नहीं, बाजू से 1 लेंगे, ये 10 बना, 10 में से 5 गए 5। अब फिर यहाँ पर बच रहा था 4, तो 4 में से 7 नहीं जाएगा, फिर बाजू से 1 लेंगे, तो ये बनेगा 14 में से 7 गए तो 7 अशारिया, यहाँ पर रहेगा हमारे पास में कितना बाकी, 6। अब 16 में से जब हम 9 को तफरीक करेंगे तो हमारे पास कितना बाकी रहेगा, 7 बाकी रहेगा। तो जब हम 17.5 मीटर में से 9.25 मीटर को तफरीक करते हैं तो हमारे पास कितना बाकी रहता है, 9.25 मीटर। इसको क्या लिखेंगे, 9.25, क्योंकि ये कितना है, 7 है और उसके ऊपर 0.75 मीटर, यानी कि 7 के ऊपर 0.75 मीटर, मतलब कि 7 के ऊपर पौना एक्स्ट्रा, यानी कि 9.25। तो इसको आप क्या लिखेंगे, 9.25 मीटर। इस तरीके से ये आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है आपके ब्रिज कोर्स का। या आखिरी क्वेश्चन पे ब्रिज कोर्स का पोस्ट टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। 13 सम ज़िले वाले मुरब्बे का रकबा कितना होगा। अब आपने इसमें पढ़े हैं ब्रिज कोर्स में, क्या मुरब्बे के रकबे का ज़ाब्ता क्या होता है, मुरब्बे के रकबे का ज़ाब्ता होता है ज़िले की दूसरी, यानी कि ज़िले की क़ुव्वत 2, जिसको हम ज़िला ज़रब ज़िला भी लिखते हैं, ज़िला ज़रब ज़िला। यहाँ पे हमको ज़िला दिया हुआ है 13 सम, तो हम क्या करेंगे, 13 ज़रब 13 करेंगे, तो हमको इसका जवाब क्या मिलेगा, 13 ज़रब 13 करते जब हम तो 169, और ये क्या होगा, ज़िले की दूसरी है, तो हम इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मुरब्बा सम बोलेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर आता है ना ये, तो ये मुरब्बा सम आएगा। आपका पोस्ट टेस्ट का पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाजू में जो बेल आइकन आता है ना सब्सक्राइब करने के बाद में, तो उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर सोल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।